अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुशबाश होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और इसके साथ साथ हमारे चैनल यानी कि क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पर चलने वाले नॉवेल से लुत्फ अंदोज भी हो रहे होंगे। तो फिर आज भी मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आपके फेवरेट नॉवेल दिल प्यार का दीवाना की लास्ट एपिसोड। जी बिल्कुल, आज मैं हाजिर हूँ दिल प्यार का दीवाना नॉवेल की लास्ट एपिसोड के साथ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस छोटे से नॉवेलेट को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। और एसपी उसैद आलम और जेब कुतरी यमुना वाकिड की स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मज़े मज़े की नॉवेल्स आप लोगों को पढ़ने को मिलते रहें तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह के मज़े मज़े के मज़ीद नॉवेल्स हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पर। तो बढ़ते हैं लास्ट एपिसोड की जानिब। दिल प्यार का दीवाना, रिटन बाय हुमा कुरैशी, लास्ट एपिसोड। सुबह का नया दिन खुद में बहुत सी खुशियां लेकर तुलू हुआ था। आज ईद का दिन था। घर में एक अलग ही रंग बिखरा हुआ था। मीठी ईद की मुनासबत से सवैयां तैयार की जा रही थी, जबकि यमुना मुलाजमीन के साथ तेजी से काम निपटा कर अब अपने कमरे में वापस आ गई थी। लेमन कलर का हल्के काम वाला सूट पहने, बालों को पुश्त पे खुला छोड़े, वो कानों में उसैद की दिलाई गई बालियां पहनती अपने सरापे का मुकम्मल जायजा लेती मुस्कुरा उठी थी। क्या बात है बेगम, अकेले अकेले क्या सोचकर मुस्कुराया जा रहा है? वो उसे आईने के सामने खड़ा मुस्कुराता देख शरारत से बोलता नजदीक आया था। यमुना ने नजर भर कर उसे देखा, जो कलफ लगे कड़कड़ाता शलवार सूट पहने, हल्के नम बालों की आड़ी मांग निकालकर सेट किए धीरे से मुस्कुराता हुआ बला का हसीन लग रहा था। उसे बेसाख्ता ही अपने नसीब पर रश्क आया था। नजर लगाने का इरादा है क्या? नजदीक आकर उसके बालों की जड़ें सहलाता वो शरारत से बोला तो वो धीमा सा मुस्कुराई। अच्छे लग रहे हैं आप, वो दिल से बोली थी। मैं तो हमेशा ही अच्छा लगता हूँ, मगर मेरे रंग में रंगी तुम हसीन तर लग रही हो। वो मुबालगा आराई से काम ले रहा था। वो ट्रांस में महज मुस्कुरा ही सकी। मगर तुमने मुझसे अभी तक ईद नहीं मिली है। वो उसका गाल छूता आंखों में चमक लिए बोला था। तो मैंने बोला था इतना लेट आने के लिए। वो अभी ही ईद की नमाज पढ़कर लौटा था। देर तो ना कहो, अभी तो सुबह हुई है। हाँ, और फिर एसपी साहब की जिम्मेदारियां शुरू हो जानी हैं। वो नाक बसूर कर बोली। इससे कबल के आईजी साहब जालिम समाज बन जाएं और कोई नया हुक्म जारी कर दें, तुम जल्दी से ईद तो मिल लो। वो कहते साथ ही उसे अपने हसार में कैद करता उसकी नाक पर प्यार कर गया, जबकि वो बेबाक अंदाज में बेहंगम सा कहकहा लगाती उसके गाल पर दांत काट चुकी थी। उसैद आज भी एक इमरजेंसी के बाइस देर से घर पहुंचा था। घर पहुंचते ही खासी ताखीर हो गई थी। वक्त की पाबंद दादी बेगम दुल्हन और मेहमानों की हमराही में बैंक्वेट में पहुंच चुकी थी, जबकि वो जल्दी जल्दी तैयार होता जब कार पोर्च में आया तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही। वाह यार, वलीमा मेरा है और सारे घर वाले मुझे ही छोड़कर चले गए हैं और साथ में सारी गाड़ियां भी ले गए। ब्लैक पेंट कोट में निकसुक सा तैयार वो शहजादों की सी आन बान वाला शख्स आज इंतहा का हसीन लग रहा था। वो कार पोर्च में खड़ा खुद साख्ता बड़बड़ाया था। इत्तेफाक था कि उसका एक दोस्त सीधा घर ही पहुंचा था। थैंक गॉड यार, तुम आ गए, वरना मुझे तो लगा था आज का वलीमा दादी जान मेरे बगैर ही मुकम्मल कर देंगी। वो एक गहरी सांस भरता उसके साथ फ्रंट सीट पर जा बैठा था। एसपी साहब, देख लें, अभी तो घरवाली को घर में आए सिर्फ जुम्मा जुम्मा 4 रोज ही गुजरे हैं और आपकी कोई कदर ही नहीं रही।
मुजम्मिल शरारतन बोला तो वो हौले से मुस्कुरा दिया। क्या करें भाई, शरीफ आदमी हूँ। अब तो जैसा बेगम साहिबा चाहेंगी गुलाम हुक्म का ताबे रहेगा। इसी में मेरी और मेरे आने वाले बच्चों की भलाई है। शोखी भरी जवाबी कार्रवाई पर वो दोनों ही कहकहा लगा उठे थे, जबकि रास्ता तेजी से सिमटने लगा था। सिल्वर रंग की नग मोतियों से मुज़य्यन टेल मैक्सी जेबतन किए डॉल मेकअप लुक में वो बला की हसीन लग रही थी। चूड़ियों से भरी कलाइयों से मैक्सी का घेर थामे वो घूम घूम कर तस्वीर उतरवाने में मसरूफ थी। जब ही उसैद हैरान सा स्टेज पर उसके नज़दीक आया था, मगर उसके दो आतिशा हुस्न को करीब से देखता वो फिदा होने वाले अंदाज में दिल थाम गया था, जबकि वो एसपी की हालत पर धीरे से मुस्कुराई थी। वैसे ज़ौजा, हद हो गई लापरवाही की। शौहर लोगों से लिफ्ट मांगकर हॉल तक पहुंचा है और बेगम साहिबा के एक्शन ही ख़त्म नहीं हो रहे। उसके साथ ही खड़ा होता वो कान में झुककर तंजिया सरगोशी करता उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। तो शौहर साहब, आपको किसने कहा था कि अपने वलीमे वाले दिन भी एसपी की जिम्मेदारियां निभाने निकल पड़े? वो भी बज़ाहिर मुस्कुराती ज़रा भवें उठाकर बोली, जब तक परवीन बेगम भी स्टेज पर पहुंच चुकी थी। हाय मैं सदके, कैसी चांद सूरज की जोड़ी लग रही है मेरे दोनों बच्चों की। स्टेज पर सोफे पर बराजमान होती वो वारी सदके जा रही थी। अब दादी बेगम को क्या मालूम कि जब ये सूरज जून जुलाई में सवा नेज़े पर आएगा तो क्या क्या सितम ढाएगा। उसैद शरारत से उसके कान में सरगोशी करता उसे छेड़ने की गर्ज से बोला था, जो हल्की सी चुटकी भरती मुस्कुराकर कैमरे की जानिब देखने लगी। इतनी भी क्या चलती है एसपी साहब, ज़रा सब्र करें, हौसला रखें और तेल देखें और तेल की धार। वो जिस अंदाज में बोली थी, उसैद एक पल को ठटक गया था, मगर उसे मुस्कुराता देख वो सर झटक कर उसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल करता सबसे मुलाकात करने में मसरूफ हो गया था। उफ, शुक्र है यार, किसी ने तो अब जाकर हमें प्राइवेसी दी, वरना अपनी एक हफ्ते पुरानी दुल्हन से बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था मुझे तो। जब से शादी हुई है नाइट ड्यूटीज़ के चक्कर में सारा ज़माना ही जालिम समाज बना हमारे दरमियान दीवारें चीन की मानद हाइल हो गया है। वो दोनों वलीमे से वापसी पर अकेले ही निकल आए थे। ड्राइविंग करता वो उसका हाथ थाम कर स्टीयरिंग पर रखता हल्की मुस्कुराहट के साथ दिल का हाल बयान कर गया, जबकि वो कार की विंडो से बाहर देखती ठंडी पुरसकून सांस खारिज कर रही थी। उसैद, एक बात पूछूं? वो एकदम संजीदा सी बोलती पलटी थी। वो अपनी जून में उसका खुश्क तासुर देख ही नहीं पाया था। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है मेरी जान, हक से पूछो। उसका नाजुक हाथ लबों से लगाता वो लहजे में बेपनाह मोहब्बत समो कर बोला था, अगर आपको ज़िंदगी में कभी ये पता चले कि मैंने आपको धोखा दिया है, तो आप क्या करेंगे? चेहरे पर आते बाल कान के पीछे करती वो पुरसोच दिखाई दे रही थी। तो जान से मार दूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं मोहब्बत में दगाबाजी की सज़ा सिर्फ मौत कंसीडर करता हूँ। वो भी पल में लहजा बदलता पथरीले तासुरात सजाए उसे मुश्किल में डाल गया था। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? वो परेशान सी अभी कोई जवाब देती कि किसी ने पीछे से टायर पर फायर किया था और गाड़ी किसी पेंडोलम की मानद रोड पर फिसलती एक पेड़ से जा टकराई थी। उसैद, आप ठीक तो है ना? बमुश्किल अपना सर डैशबोर्ड से टकराने से बचाती वो उसैद की जानिब मतवज्जा हुई थी, जिसका सर बुरी तरह से टकराने से माथे से खून निकल आया था। मैं ठीक हूँ, तुम नीचे हो जल्दी। सीट के नीचे से गन निकालता वो बुलेट्स चेक करता घूमते सर को बमुश्किल संभालता फायर खोल चुका था। उसैद, प्लीज़ नहीं। दूसरी जानिब से भी तवातुर से फायरिंग की बाइस
फिजा गोलियों की थरथराहट से गूंज उठी थी, जबकि वो कानों पर हाथ रखती सिसकियों से रो पड़ी। श्श, खामोश हो जाओ, मैं हूं ना यहाँ पर, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो उसके बाल सहलाता तसल्ली देने लगा था, जबकि दूसरी जानिब से अब गोलियों की बौछार बंद हो गई थी। यमुना का दिमाग शल हो गया था, औसान काम करना छोड़ गए थे। सर झुकाए वो साएं साएं करते दिमाग को बामुश्किल संभाले हुए थी। उसैद ने चेक करने की खातिर जैसे ही फायर खोला, दूसरी जानिब से भरपूर अंदाज में जवाबी कार्रवाई की गई थी। उसैद, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इन लोगों से पैसे लिए थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो हवास बाख्ता सी रोती गिड़गिड़ाती हुई हाथ जोड़कर माफ़िया मांगने लगी थी, जबकि वो उसकी माफ़ी और जुड़े हुए हाथों को सिरे से नज़रअंदाज करता मुसलसल फायरिंग कर रहा था, जबकि वो एक लम्हे की मोहलत में पहले ही अपने अमले को खबरदार कर चुका था। चंद मिनटों में पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ गूंजी, पर वो सब तेजी से भाग निकले थे। उसैद, आप ठीक तो है ना? वो फिक्रमंद लहजे में उसका चेहरा थामती तेजी से नज़दीक आई थी, जो उसे नज़रअंदाज करता कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया था। साथ ही पुलिस अफसर को हिदायत देता वो कार विंडो से उसकी जानिब आया। बाहर आओ जल्दी, इस गाड़ी का टायर पंक्चर है, हम दूसरी गाड़ी में घर जाएंगे। वो निहायत ही संजीदगी से बोला था, जबकि उसने डरते डरते उसके हुक्म पर अमल किया था। सफ़र एक बार फिर से शुरू हो चुका था, जबकि वो मुसलसल तस्वीं बहा रही थी। खामोश हो जाओ, हम घर जा रहे हैं और दादी को इस हादसे के बारे में कुछ भी बताने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें इस मामले की भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? वो सख्त लहजे में तंबीह करता उसे नज़रअंदाज कर गया था, जबकि वो मामला फहमी के तहत खामोश हो गई थी। अपने माथे का खून साफ करता लब भींचे वो ड्राइविंग में मसरूफ़ था, जबकि वो खामोश बैठी चोर निगाहों से उसे ही देख रही थी, जिसका चेहरा हर एहसास से आरी बला की संजीदगी में लिपटा हुआ था। कार पोर्च में गाड़ी के ठहरते ही वो नीम गनूदगी में जाती चौंक कर होश में आई थी। सद शुक्र था कि सब मेहमान अपने अपने घरों को चले गए थे और दादी बेगम भी किसी भी फजूल सी रस्म का मान लिए दरवाजे पर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद नहीं थी। घर में मामूल के मुताबिक खामोशी का राज था। दादी बेगम का भी ये वक्त दवाइयों के ज़ेरे असर शदीद नींद का होता था। यकीनन अब नींद का गलबा ऐसा होना था कि घर भी लुट जाए तो उन्हें खबर ना होती। ऐसे में वो किसी के भी फजूल से सवालात से बच गए थे। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम भी आ सकती हो। बेरुखी से बोलता वो बड़े बड़े डग भरता गायब हो गया था, जबकि वो मुंह खोले अपनी मैक्सी संभालती उसकी पैरवी में बढ़ी थी। रूम में दाखिल होते ही खाली कमरा उसका मुंह चढ़ा रहा था। वॉशरूम की जलती लाइट देख वो सोफे पर ही सुकून का सांस लेती गिरने के से अंदाज में ढेर हुई थी। कुछ लम्हों की ताख़ीर से नम बालों में हाथ फेरता वो कमरे में दाखिल हुआ था। उसके दिलकश सरापे और शर्मिंदा निगाहों से नज़र बचाता वो बेड पर रुख मोड़कर लेट गया था। उसैद, वो अपना निढाल सा वजूद लिए भारी कदमों से चलती मसहरी के नज़दीक आई। उसैद, क्या आप नाराज़ हैं मुझसे? वो उसके नज़दीक जगह बनाती शाना थामती मासूम लहजे में दरियाफ्त करने लगी थी, जबकि सीने पर हाथ बांध कर लेटा उसे नज़रअंदाज करने की भरपूर कोशिश करता वो एक झटके से उठ बैठा था। क्या समझा हुआ है तुमने मुझे? बेवकूफ़ हूँ मैं? तुमसे बस यूं ही मुंह उठाकर खुदा तरसी के तहत शादी की है, या फिर तुम्हारे इश्क में गोडे गोडे डूबा हुआ हूँ। उसका भी यकायक तैश ऊद आया था।
यमुना सहम कर रह गई थी। उसैद, ये आप? वो मज़ीद कोई गोहर अफशानी करती या राज उगलती, वो उसका जबड़ा सख्ती से अपने हाथों में कैद करता उसकी आवाज़ बंद कर गया था, जबकि वो अचानक उफ्ताद पर बौखला कर पीछे हुई थी। क्या कहना चाहती हो तुम कि एसपी मैंने, छटांग भर की लड़की ने तुम्हें पागल बना दिया और तुम मेरी प्लानिंग पर हाथ मलते रह गए? उसका नाजुक सा जबड़ा उसकी सख्त गिरफ्त में कैद था। प्लीज़, मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो आंखों में आंसू झपकती मिनमिनाई। ये आवाज़ जब क्यों ना निकली, जब मैंने तुम्हें अपना नाम, अपना घर सौंपा था, तुम पर अपनी इज्जत की चादर डाली थी और तुमने मुझ पर ज़रा एतबार ना किया। वो उसे एक झटके से पीछे धकेलता अब खुश्क लहजे में बोला था, जबकि उसके आंसुओं में रवानी आ गई थी। अम्मा ने मुझे पाला तो नहीं था, मगर उसने मुझे जब सहारा दिया था, जब अब्बा मुझ लावारिस को इस भरी दुनिया में एक बार फिर लावारिस और बेसहारा कर गया था। वो नशे की आदी थी। हर वक्त की बीमारी ने उसकी आधी जान तो वैसे ही खा ली थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उसके डायलिसिस के लिए पैसे चाहिए थे। उस रात आपके घर में चोरी छुपे घुसने के लिए मुझे पैसे दिए गए थे और बाद में जो सब मेरे साथ हुआ वो उस साजिश का हिस्सा हरगिज़ नहीं था। वो लोग बस मेरे ज़रिए दादी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे ताकि आपको कमज़ोर कर सकें, मगर मैं उस रोज़ खामोशी से उनके हुक्म अदूली करती वापस पलट गई थी। और मैं ये भी जानती हूँ कि माँ के एक्सीडेंट के पीछे भी उन्हीं लोगों का हाथ है। मैं डर गई थी। हिचकियों से रोती वो पहली बार किसी के सामने अपने दिल का हाल कहती, उसके कुशादा सीने पर अपना माथा टिकाती बाआवाज़ रो पड़ी थी, जबकि वो ना चाहते हुए भी नर्म पड़ गया था। सब जानता हूँ मैं। तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, मगर तुम मेरा एतबार तो करती। क्या मैं तुम्हें इतना कमज़र्फ़ नज़र आ रहा हूँ कि एक औरत की मजबूरी का फ़ायदा उठाता? तुम मुझसे अपना दुख शेयर तो करती यार। उसके लरजते सरापे को ज़बरदस्ती अपने हसार में कैद करता वो नरमी से बोला था। मैं डर गई थी उसैद। ज़िंदगी में पहली बार तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि कोई है जो वाकई मेरा अपना है। मैं आपको किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। सुर्ख मुतरन्नम आँखें, मिटा मिटा सा मेकअप और क़यामत बर्पा करता उसका नोखेज़ हुस्न और लरसते हुए पनखुड़ी जैसे होंठ। वो लड़की तमाम तर हथियारों से लैस एसपी साहब को चारों शाने चत कर गई थी। यमुना, पता है क्या? चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से नहीं। आंखों में मौजज़न मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर। जबकि वो नासमझी से तकने लगी थी कि क्या वो तंज कर रहा था। जेब कुतरी साहिबा, आप इस बार भी डाका मारने से बाज ना आईं, और इस बार तो आपने डाका सीधा सीधा एसपी के दिल पर मारा है। अब कड़ी से कड़ी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। उसका नाजुक सा चेहरा हाथों के प्याले में भरकर अपनी मोहब्बत की पहली महर जब्त करता धीरे से पीछे हुआ था, जबकि वो उसके लहजे की लपक पर पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराकर निगाहें झुका गई थी। तो फिर क्या आप अपने जुर्म की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं? नरमी से उसका गाल छूता वो शरारत से बाज ना आया था, जबकि उसकी ज़रा सी कुर्बत पर ही उसका चेहरा दहक उठा था। उसके सीने से सर टिकाती अपनी गलतियों के बदले इतना खूबसूरत तोहफा मिल जाने पर वो अपने रब की शुक्रगुजार आंखें मूंद गई। वो दिली तौर पर ताउम्र उसकी मोहब्बत भरी बाहों के तंग हसार में हमेशा कैद रहना चाहती थी। आपकी सज़ा का वक्त शुरू होता है अब, जिसकी मुद्दत ताउम्र मेरा मोहब्बत भरा साथ है। उसके कान में प्यार से सरगोशियाँ करता वो धीरे से मुस्कुराया था,
जबकि उसके सीने पर सर टिकाए बैठी यमुना की आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे, जिन्हें वो लबों से चुनता बेमोल होने से बचा गया था। ख़त्म शुद्ध। जी तो रीडर्स, कैसा लगा आपको ये छोटा सा नॉवलेट? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। और यमुना बाकिर और सैद आलम की ये स्टोरी मुझे तो बहुत मज़े की लगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये बहुत मज़े का लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस नावल का सेकंड पार्ट बड़ी ईद पर आप लोगों को पढ़ने को मिल सके, जिसमें एसपी साहब के बच्चे होंगे और यमुना साहिबा की शरारतें और सब कुछ होगा, तो जल्दी से इस नावल पर की हर एपिसोड पर आपने 5K व्यूज़ देने, और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस नावल का सेकंड पार्ट, सेकंड सीज़न पढ़ना चाहते हैं या नहीं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी और नए नावल के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ साथ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी ढेर सारी दुआएं करते रहा कीजिए। फिर मिलती हूँ बहुत जल्द, तब तक अल्लाह निगहबान।